इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई है कि भारत में सिर्फ 10% लोग ही इतने अमीर हैं कि वो अकेले ही एक डेवलप्ड कंट्री बना सकते हैं। इंडस वैली 2025 की रिपोर्ट ने जो आंकड़े पेश किए हैं उन्हें देखने के बाद एक बात अब सीधे सीधे तौर पर साफ हो जाती है। भारत में गरीब पीछे छूट गए हैं और अमीर और गरीब के बीच का जो अंतर था वो बहुत बड़ा होता जा रहा है। बीजेपी भले ही दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था होने का दावा करे, लेकिन सच्चाई ये है कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में करीब 100 करोड़ आबादी ऐसी है जो ऐसे सामान की खरीदार नहीं है जो महंगे ब्रांडेड हैं। फिर चाहे वो ज्वेलरी हो या कपड़े हो या आईफोन या कारें हो, ऐसे सामान खरीदने वाला एक समूह भारत के अंदर बेहद छोटा है। उन्हीं के लिए यह बाजार तेजी से बढ़ रहा है। बाकी लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। हालांकि इस रिपोर्ट के आने से पहले ही सरकार खुद चीख कर बता चुकी थी कि हम 85 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ धीरे धीरे क्लर्क, सेक्रेटरी और अन्य रोजगार की जगह लेता जा रहा है। रोजगार का भारी संकट पिछले एक दशक से भारत झेल रहा है, जो अब बद से बदतर हालत में होता जा रहा है। इस रिपोर्ट से एक बड़ा सवाल उठता है, क्या भारत की आर्थिक तरक्की का फायदा पूरे देश को मिल रहा है या सिर्फ चुनिंदा अमीर ही देश के संसाधनों पर कब्जा जमाए बैठे हैं? एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। भारत के उपभोक्ताओं को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है: अमीर, मध्यम वर्ग और गरीब। अमीर वर्ग, जो भारत में सबसे ज्यादा खर्च करने वाला वर्ग है, इसकी सालाना इनकम 13 लाख रुपए से ज्यादा है। मिडिल क्लास, जिसमें करीब 30 करोड़ लोग शामिल हैं, जिनकी प्रति व्यक्ति सालाना आय 2,62,000 रुपए है। गरीब वर्ग है, जो देश का सबसे बड़ा वर्ग है। इसमें लगभग 1 अरब भारतीय आते हैं। इनकी सालाना आय 87,400 रुपए यानी महीने की कमाई लगभग 7300 रुपए होती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस समूह के लोगों के पास एंटरटेनमेंट और दूसरी गैर जरूरी चीजों पर खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं होते। भारत के अमीरों की संख्या देश की आबादी के 10% से भी कम है, लेकिन जितना भी देश भर में खर्च किया जा रहा है उसका 2/3 यानी कि 66% खर्च यही वर्ग करता है। जबकि भारत के मिडिल क्लास की आबादी देश की आबादी का 23% है, लेकिन ये खर्च का केवल 33% हिस्सा ही दे पाते हैं। चिंता का विषय यह है कि भारत के 1 अरब गरीब लोगों के पास मनमाने खर्च में कोई हिस्सा नहीं है। इस वर्ग को जब भी जरूरत हुई कोई बुनियादी चीज खरीदने की, तो ये खर्च करने के लिए अपनी सेविंग में से ही पैसे निकालते हैं या कर लेते हैं। शहरों में रहने वाले टॉप 10% अमीर लोग भोजन पर औसत से 3 गुना ज्यादा खर्च करते हैं। ईंधन और बिजली पर इनका खर्च 4 गुना ज्यादा होता है। घर और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पर ये सामान्य खर्च से 4.5 गुना ज्यादा खर्च करते हैं। और हम जैसे जैसे इन अमीर लोगों के खाने पीने और ईंधन जैसी बुनियादी जरूरतों के खर्च से आगे बढ़ते हैं, तो यह खर्च का अंतर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे शहर में रहने वाले टॉप 10% लोग कपड़ों पर औसत से 5 गुना अधिक पैसा खर्च कर रहे हैं। पैकेज्ड फूड पर 6 गुना अधिक पैसा खर्च करते हैं। गैर पैकेज्ड फूड पर यह खर्च औसत से 3 गुना अधिक है। इसी तरह शहर के अमीर लोग कस्टमर सर्विसेज पे औसत से 7 गुना अधिक खर्च कर रहे हैं। ये ट्रांसपोर्ट पर औसत प्रति व्यक्ति खर्च से 8 गुना अधिक और एजुकेशन पर 9 गुना अधिक खर्च करते हैं। अब हम धीरे धीरे और आगे बढ़ें तो देखें कि ज्वेलरी और ड्यूरेबल गुड्स पर खर्च और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे 10% लोग ज्वेलरी पर औसत से 10 गुना अधिक पैसा खर्च करते हैं। वे घर से बाहर खाना खाने जाते हैं तो प्रति व्यक्ति औसत से 11 गुना अधिक पैसा खर्च करते हैं। इसी तरह अस्पताल का खर्च हो या कोई संस्थागत चिकित्सा व्यय हो, ये 11 गुना अधिक पैसा खर्च कर रहे हैं। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, फोन और ऐसे अन्य सामान जैसे टिकाऊ उत्पादों के मामले में ये लोग औसत प्रति व्यक्ति व्यय से 13 गुना अधिक पैसा खर्च करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था तो बढ़ रही है, लेकिन नए अमीर लोग उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे। जो पहले से अमीर हैं वे और ज्यादा अमीर हो रहे हैं। बात इसका असर उपभोक्ता बाजार पर भी दिख रहा है। कंपनियां अब ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए सामान बनाने के बजाय अमीरों के लिए महंगे और प्रीमियम प्रोडक्ट्स बना रही हैं। इसे प्रीमियमाइजेशन कहा जा सकता है, जहां ब्रांड आम लोगों के बजाय सिर्फ अमीरों की जरूरतों पर फोकस करते हैं। ये सब मिलकर देश के उपभोक्ता बाजार को अलग तरह से आकार दे रहे हैं। खासकर प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बहुत महंगे घरों और प्रीमियम स्मार्टफोन की बिक्री में बढ़ोतरी का होना, जबकि इनके सस्ते मॉडल की बिक्री नहीं हो पाती है। भारत के कुल बाजार में इस समय सस्ते घरों की हिस्सेदारी 18% है, जबकि 5 साल पहले की अगर बात करें तो यह हिस्सेदारी 40% हुआ करती थी। इससे साफ जाहिर है कि सस्ते खरीदने वाले मिडिल क्लास अब घर नहीं खरीद पा रहे हैं क्योंकि पैसा ही नहीं है।
इसी तरह ब्रांडेड सामानों की बाजार में हिस्सेदारी बढ़ रही है और एक्सपीरियंस इकोनॉमी फल फूल रही है। उदाहरण के लिए कोल्ड प्ले और एड शरीन जैसे अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के कंसर्ट में टिकट महंगे होने के बावजूद भी वो धड़ाधड़ बिक रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास 200 रुपए की टिकट लेकर सिनेमा घरों तक भी नहीं पहुंच पा रहा है। रिपोर्ट के नतीजे इस बात को साबित करते हैं कि कोविड के बाद भारत की अर्थव्यवस्था असमान रूप से बढ़ी। इसे के आकार की रिकवरी कहा जाता है, जहां अमीर और अमीर हो गए लेकिन गरीबों की आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई। असल में ये बदलाव सिर्फ महामारी के कारण नहीं हुआ, बल्कि इसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी थी। भारत में अमीर और गरीब के बीच अंतर लगातार बढ़ रहा था। 1990 में जहां देश की कुल इनकम का 34% हिस्सा सबसे अमीर 10% लोगों के पास था, वहीं अब ये बढ़कर 57.7% हो गया है। इसके उलट देश की आधी आबादी की आय का हिस्सा 22% से गिरकर 15% रह गया है। यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मिडिल क्लास और गरीब लोगों की खरीदने की और खपत करने की क्षमता में जो गिरावट आई है, वो सिर्फ लोगों की खरीदने की क्षमता कम हो गई है इसलिए नहीं है, बल्कि हुआ ये है कि उनकी बचत घटने लगी है, उनके पास कोई सेविंग्स ही नहीं है, और तो और उनका कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के सेंट्रल बैंक ने आसान और बिना गारंटी वाले लोन्स पर सख्ती की है, क्योंकि कोविड के बाद ऐसे लोन्स में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली थी। भारत के इमर्जिंग या आकांक्षी वर्ग का बड़ा हिस्सा इन्हीं लोन्स के सहारे खर्च कर रहा था। अब जब ये लोन्स मिलना मुश्किल हो गया तो खपत पर इसका असर साफ साफ दिखने लगा। सबसे ज्यादा चिंता का विषय तो ये है कि भारत का मिडिल क्लास हमेशा से उपभोक्ता मांग का मुख्य आधार रहा है। उपभोक्ता मांग यानी बाजार में बिक रही तमाम चीजों को खरीदने की लोगों की डिमांड। मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के डेटा के मुताबिक पिछले कुछ सालों में वेतन नहीं बढ़ने से मिडिल क्लास की आर्थिक हालत खराब हो रही है। जनवरी में आई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में टैक्स देने वाले मिडिल क्लास के 50% लोगों की तनख्वाह पिछले 10 सालों से नहीं बढ़ाई गई है। अगर महंगाई को ध्यान में रखा जाए तो मिडिल क्लास की असली इनकम लगभग पहले से आधी हो चुकी है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कहा कि लोगों की कुल बचत 50 सालों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। इन हालातों को देखते हुए मिडिल क्लास से जुड़ी चीजों और सेवाओं की मांग आने वाले समय में और घट सकती है। इतनी महंगाई और कम वेतन के अलावा मिडिल क्लास पर नौकरी का संकट तब और गहरा जाता है जब मार्सेलस रिपोर्ट में बताया जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई धीरे धीरे क्लर्क, सेक्रेटरी और अन्य दफ्तरों की रोजमर्रा के कामों की जगह लेने लगा है। इससे गांव से शहर आ रहे लोगों के लिए अब ऑफिस में नौकरियां लेना और भी मुश्किल होता जा रहा है। भारत की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में सुपरवाइजरों की संख्या भी तेजी से घट रही है। सरकार के हाल के इकोनॉमिक सर्वे में भी इस चिंता को उठाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तकनीकी विकास की वजह से यानी कि डिजिटलाइजेशन की वजह से भारत जैसे देशों में नौकरी छीनने का खतरा बढ़ रहा है, खासकर आईटी सेक्टर में, जहां बड़ी संख्या में लोग कम तनख्वाह वाली सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। वहां इसका सबसे ज्यादा असर दिख सकता है। इसके अलावा भारत में क्विक कॉमर्स यानी झटपट डिलीवरी का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 सालों में क्विक कॉमर्स का कारोबार 24 गुना बढ़ चुका है। स्विगी और जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हर महीने करोड़ों ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। 2025-26 तक ये संख्या 2 करोड़ 6 लाख से बढ़कर 4 करोड़ होने की उम्मीद है। लेकिन इस पूरे सिस्टम में एक बड़ी समस्या है, कम वेतन। भारत में डिलीवरी बॉय को जितना पैसा मिलता है वो अमेरिका, चीन, मैक्सिको और इंडोनेशिया से भी बहुत कम है। यानी हमारे देश में सस्ता श्रम इस पूरे बिजनेस मॉडल की रीढ़ बना हुआ है। क्विक कॉमर्स के बढ़ने से सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है स्थानीय किराना दुकानों को। पिछले 10 सालों में इनकी संख्या लगातार घट रही है, क्योंकि लोग अब ऑनलाइन ऑर्डर करना पसंद कर रहे हैं और बड़े ब्रांड्स इनकी जगह ले रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट यह भी चेतावनी देती है कि अगर भारत में लोगों की खर्च करने की क्षमता नहीं बढ़ती तो क्विक कॉमर्स का विस्तार रुक सकता है। मतलब अगर आम लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी तो ये बड़े बड़े बिजनेस भी नहीं चल पाएंगे। स्विस बैंक यूबीएस के आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कंजप्शन मार्केट है। जाहिर है जनसंख्या भी ज्यादा है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारत की कंजप्शन रेट अमेरिका और चीन से भी ज्यादा है। इसका मतलब है कि भारतीय लोग खरीदने में पीछे नहीं हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा झोल है। भारत में एसी, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड जैसी चीजों पर खर्च बाकी देशों की तुलना में बहुत कम है, और इसका कारण है कि भारत का मुख्य उपभोक्ता वर्ग सिर्फ 10% ही है। यानी कि जितना भी कंजप्शन हो रहा है वो यही वर्ग कर रहा है। यानी भारत की 140 करोड़ की आबादी में से केवल 14 करोड़ लोग ही वह उपभोक्ता वर्ग है जो देश की पूरी अर्थव्यवस्था पर हावी है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया वन वर्ग जो है, या ये जो अमीर 10% लोग हैं, ये गेटेड कम्युनिटी में रहना पसंद करते हैं, यानी सोसाइटीज में जहां सबके लिए अंदर आने की मनाही होती है। इन्हें आप गेट वन कॉलोनीज भी कह सकते हैं। कई गेटेड कम्युनिटीज द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऐप और माई गेट के आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट में कहा गया है कि टॉप 50 इंडियन सिटीज में 40% परिवार गेटेड कम्युनिटीज में रह रहे हैं और उनकी खर्च करने की क्षमता इन शहरों के सारे लोगों को मिलाकर जितना खर्च कर रहे हैं उसके आधे से भी अधिक है। रिपोर्ट में यहां तक कहा गया है कि भारत के इन सबसे धनी 10% लोगों को हम मिला दें तो एक हाई इनकम वाला देश बनाया जा सकता है। भारत आज विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, फिर भी इंडिया वन या शीर्ष 10% में आने वाले 14 करोड़ लोग मिल जाएं तो विश्व का 10वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होगा, जो कई देशों से अमीर भी होगा। विश्व बैंक के आंकड़ों की माने तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में ये इंडिया वन पूरे वर्ल्ड में 63वें स्थान पर होगा, जो कि आज के इस भारत के 140वें स्थान से काफी आगे है। यहाँ एक तरफ सिर्फ 10% लोग हैं जो पूरी अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं और दूसरी तरफ 90% लोग जो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि भारत के लोग साल में करीब 2.5 करोड़ कार खरीद रहे हैं, जो कि कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। सच है ये, लेकिन जब ये जांच करेंगे कार कौन खरीद रहा है तब आपको पता चल पाएगा कि मिडिल क्लास कितना थका हुआ है। अनबिकी कम कीमती छोटी कारों की लाइनें लग रही हैं, उन्हें कोई खरीदने वाला नहीं है क्योंकि गरीब के पास पैसा ही नहीं है, जबकि बड़ी महंगी कारों के लिए वेटिंग लिस्ट लग रही है। साफ जाहिर है कि बड़े बड़े लोगों के लिए कारें कम पड़ रही हैं। इसके बाद भी अपने इर्द गिर्द जिस तरह की नई सियासत चल रही है उससे मिडिल क्लास बुरी तरह नाराज भी है। ये मिडिल क्लास टैक्स के रूप में जो पैसे भर रहा है उसे गरीबों के वोट खरीदने पर राजनीतिक दल आगे हैं और उनमें भी अब भाजपा सबसे आगे हो गई है। पिछले 11 सालों में भाजपा की सरकारें करीब 20 ट्रिलियन रुपए बांट चुकी है, जिनमें मुफ्त अनाजों की लागत शामिल है और रेवड़ियों वाली यह मालगाड़ी तो अब डबल इंजन के बूते दौड़ रही है। इसकी वजह यह है कि राज्यों में पूरी चुनावी राजनीति शुद्ध लेन देन वाली हो गई है। आपके वोट की हम इतनी कीमत देंगे, ये एक तरह से रॉबिन हुड मार्का पॉलिटिक्स है। मूल रॉबिन हुड तो अमीरों से लूटकर गरीबों में बांटता था। मोदी की सरकारें मिडिल क्लास को निचोड़कर गरीबों में बांट रही हैं और जो सुपर अमीर हैं वे अब तक के सबसे कम टैक्स देने के मजे ले रहे हैं। कुल मिलाकर भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा कुछ अलग ही है। अगर भारत को असली अर्थों में विकसित बनना है तो इस असमानता को कम करना जरूरी है। आपको क्या लगता है, क्या भारत में आर्थिक असमानता